नमस्कार दोस्तों, मैं सनी स्वतंत्र आपके समक्ष अंग्रेजी को एक नए सिरे से, एक नए तरीके से जानने का विचार लेकर के आया। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से हजारों लाखों भाई बहन अदर सब्जेक्ट्स में तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 80 to 90% मार्क्स अचीव करते हैं। लेकिन जहाँ बात इंग्लिश की आती है तो वहाँ पासिंग मार्क्स भी लाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि उनका मनोबल इस दिशा में बहुत कमज़ोर है कि हम इंग्लिश को जान नहीं सकते, क्योंकि हमें बहुत सारी नॉलेजेस नहीं है, हम टेंस नहीं जानते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानते हैं। वो पढ़ते हैं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है साइकोलॉजी, जिसके 80% लोग शिकार होते हैं। दूसरी बात है कि जो हम जानते हैं उसको यूज कैसे करें, ये वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं या उसको अपने अनुभवों से नहीं निकाल पाते। तो आइए दोस्तों, हम एक नए अप्रोच से अंग्रेजी को जानें। और ये नया अप्रोच डिफरेंट कैसे है, तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। तो क्या हम हिंदी के सारे शब्द, पूरा व्याकरण, सब कुछ जानते हैं? 100% जानते हैं? नहीं। फिर भी हम हिंदी में अच्छे कहलाते हैं। 60 to 70% मार्क्स अगर ले आए हिंदी में तो आप फर्स्ट डिविजनर कहलाते हैं, आपकी हिंदी की जानकारी अच्छी मानी जाती है। लेकिन इंग्लिश जानना हो, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा करो, टेंस जानो, फिर वगैरह वगैरह करते करते वो जब तक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे जाना हो तब तक तो आप सरेंडर ही कर देते हैं। इतने नियम कानून पढ़ने के लिए आपको कहे जाते हैं एक अंग्रेजी जानने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी भी हमारी मातृभाषा के तरह एक जस्ट भाषा है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। सो जरूरत नहीं है कि हम सब कुछ जानें। तो हमें इसके प्रति अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच की खाई है, उसको भरने वाला वर्ड कौन सा है? ये जो मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है, एटीट्यूड, विच काउंट्स टू 100%। तो आपको बस अपने एटीट्यूड चेंज करना, अप्रोच हम बताएंगे और डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, सक्सेसफुल आप होंगे। और ऐसा हुआ है। तो आपकी जो जानकारी है हम उसको भी बढ़ाएंगे, बेसिक्स भी बताएंगे हम आपको। और वो बेसिक बताएंगे जिसका कंपटीशन में यूज हो। जैसे अगर कोई सेंटेंस है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके उसका नाउन प्रोनाउन तो नहीं ढूंढेंगे ना, उसमें सेंटेंस में कितने नाउन है, कितने, उसको रिजल्ट से हमें मतलब है, वो सही सॉल्यूशन होना चाहिए उसका बस। तो जैसे हम अपने हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिससे हम हिंदी को शुद्ध शुद्ध लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश ग्रामर है। तो आइए हम इस डिफरेंट अप्रोच के साथ इस बेसिक्स की शुरुआत करते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों जो इंग्लिश ग्रामर होता है उसके 5 पार्ट्स होते हैं। कैसे? बेसिक से इसको जानेंगे। जैसे सबसे पहले अंग्रेजी में क्या लिखना जानते हैं? ABCD। ये क्या है? अल्फाबेट्स। हिंदी में इसको वर्णमाला कहते हैं। फिर हम उससे वर्ड्स बनाना सीखते हैं। वर्ड्स जैसे एप्पल, बॉल, एटसेट्रा। तो ये क्या होते हैं? शब्द। फिर शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाना सीखते हैं। सेंटेंस जैसे राम इट्स। वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाते हैं तो उसमें कहाँ रुकना है, कहाँ फुल स्टॉप देना है, या कहाँ पूर्ण विराम करना है, तो उसके लिए हम उसमें चिन्ह लगाते हैं। जैसे कॉमा, फुल स्टॉप। तो ये क्या बोले जाते हैं? चिन्ह। जैसे ऊपर हमने लगाया राम इट्स, इसके बाद फुल स्टॉप। फिर गो, गो स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस। फुल स्टॉप। यहाँ गो स्लो के बाद में हमने कॉमा लगाया, यानी कि थोड़ा रुकना है। गो स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद फुल स्टॉप। सेंटेंस खत्म हो गया। फिर हम वाक्य पढ़ते पढ़ते पोएट्री भी पढ़ते हैं। पोएट्री जिसको हम छंद भी बोलते हैं हिंदी में। तो उस हिसाब से सबसे पहले जो हम अल्फाबेट्स कहते हैं, तो ग्रामर का सबसे पहला भाग होता है ऑर्थोग्राफी, यानी कि वर्ण विचार। फिर इटीमोलॉजी, शब्द। वर्ण के बाद हमने शब्द पढ़ा, तो शब्द विचार। फिर सिंटैक्स, यानी कि शब्द के बाद क्या किया हमने? वाक्य बनाया, तो वाक्य विचार।
फिर वाक्य में हमने क्या डिसाइड किया, कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ पूरा रुकना है, कॉमा, फुल स्टॉप। तो उसको क्या बोला, चिन्ह विचार, यानी कि पंक्चुएशन अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। और पांचवा है प्रोसोडी, यानी कि छंद विचार। जो भी हम पोएट्री वगैरह पढ़ते हैं वो छंद विचार। तो जब किसी भी भाषा को हम अपनी भाषा के अनुरूप जानेंगे तो हमें जानना उन चीजों को इजी हो। तो ये बेसिक्स ग्रामर समझ गए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हमने कोई और वीडियो देखा था या कहीं और पे पढ़ा था, वहां पे भी सेम चीज पढ़ा है इन्होंने, यहाँ भी तो सेम चीज पढ़ा है, फिर इन्होंने बोला कि कुछ डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है, आइए देखते हैं। अब देखिए, जब हम संवाद शुरू करते हैं किसी भी भाषा में, जब हम बचपन से बोलना शुरू करते हैं संवाद, तो संवाद क्या है, कम्युनिकेशन किसके बीच में, एक से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। तो जब संवाद होता है तो वहां कम से कम दो लोगों की आवश्यकता, यानी कि इसमें होगा फर्स्ट पर्सन। एक बोलने वाला होगा, दूसरा होगा सेकंड पर्सन, वो सुनने वाला होगा। इसको लिख देते हैं बोलने वाला। सेकंड पर्सन जो बोलने वाला, जो बोल रहा है उसको जो सुन रहा है वो सुनने वाला। सेकंड पर्सन। अब दो से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रह सकते हैं। कैसे, ना हो करके भी रह सकते हैं। कैसे, जो हम किसी तीसरे के बारे में जब बात करते हैं, हम लोग शिकायत करते हैं ना, दो लोग बैठ करके तीसरे लोगों की, तो वो थर्ड पर्सन जिसकी शिकायत कर रहे होते हैं या जिसकी बड़ाई कर रहे होते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। इसको बोलते हैं जिसके बारे में बात की जाए। बात की जा रही हो तो एक संवाद होता है। अंग्रेजी में उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसमें कम से कम दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब अकेला आदमी तो बड़बड़ाएगा नहीं, तो दो लोग होंगे। पहला जो बोलेगा, दूसरा जिससे बात करे। तो पहला जो बोलने वाला होगा वो, उसके लिए क्या होगा, मैं। वो किसी भी बात को कैसे शुरू करे, मैं यह बोलता हूं, मैं सोचता हूं, ठीक है। या हम या हम लोग, मैं या हम लोग, एक टीम।
हो सकता है 2 टीम हो, उसमें एक से ज़्यादा बोलने वाला हो, दूसरा एक से ज़्यादा सुनने वाला हो। तो दूसरा हो गया यहाँ पे डाल, तो इसमें आ जाएगा तुम लोग। और तीसरा है थर्ड पर्सन, उसमें वो या वे लोग। ठीक है, मैं, तुम, वो, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, 3%। अब इसमें यहाँ पे डालेंगे हम पर्सन। इसमें आएगा 2 चीज, इधर सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मोर देन वन। पर्सन इज द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हो सकता है आप इन चीज़ों को जानते हो, लेकिन मुझे हिंदी में लिखने और इसको इस तरह से व्याख्या करने का ये आइडिया था कि मैं अपनी चीज़ों को ऐसे ही रखा करूँगा, ताकि आपको समझने में, या थोड़ी बहुत जो इंग्लिश ज़्यादा कमज़ोर हो जिनकी, उनको भी हर एक बातें समझ। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमने बोला था बोलने वाला, तो जैसे यहाँ पे मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, तो आई। अगर मैं एक से ज़्यादा रहता, दोनों आदमी या तीनों आदमी बोलता, तो आई ये सिंगुलर होता, मैं सिंगल। मोर देन वन प्लूरल, वी। आप सुन रहे हो, यू। इसका प्लूरल भी यू होता है। यू का प्लूरल भी तुम लोग का भी की भी अंग्रेजी यू ही होती है। थर्ड पर्सन ही हो सकता है, यानी किसी मेल मेंबर के बारे में बात कर सकते हैं। शी हो सकता है, और किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं, जैसे ये मार्कर। तो इसके बारे में भी बात कर सकते हैं कि ये मार्कर अच्छी है या मार्कर अच्छी नहीं है। तो संवाद में ये भी आ गया, ये थर्ड पर्सन। इसके लिए इट होता है। इसका प्लूरल होता है दे। ही, शी या इट, इनका प्लूरल होता है दे। एक चीज और, इट जैसे कैट होता है, उसके लिए भी यूज करते हैं इट। छोटे जानवर जो होते हैं ना, उसके लिए इट।
माइस, इट, यू उनको कह के नहीं बोलते। तो ये ध्यान में रखिए, ही, शी और इट, इसका प्लूरल दे होता है। कहीं भी आप नरेशन बनाते हैं या और जगहों पे ये ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इनिशियल स्टेप आप जान, स्टार्टिंग 0.1%। अब कोई भी जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, जैसे राम ईट्स अ मैंगो, तो राम हो गया सब्जेक्ट, कर्ता, प्लस ईट्स वर्ब, प्लस जो खाता है कर्म, ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस का बेसिक ये होता है SVO। कहीं कहीं ओ नहीं भी हो सकता, इट इज ओनली S प्लस V, लाइक राम ईट्स, क्या खाता है वो हिडन है, राम ईट्स, सेंटेंस कंप्लीट्स। तो सब्जेक्ट होगा और वर्ब जरूर होगा, यानी कि कर्ता और क्रिया ये जरूर होगा। जैसे राम खाता है, सब सेंटेंस पूरा, कुछ भी खाता है, आई डोंट नो। राम आम खाता है, तो कर्ता, क्रिया और कर्म उसी तरह से, कुछ डिफरेंट नहीं। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, इसके साथ मैं वीडियो को अपने खत्म करूंगा। नरेशन जैसे आप पढ़ते, जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम अनवेल। तो बेसिकली जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। नाउ को दिन में चेंज करो, सब्जेक्ट किसके अनुसार से चेंज होगा, वर्ब किसके अनुसार से चेंज होगा, किस सब्जेक्ट के अनुसार है, तो बहुत सारे नियम होते हैं। बट क्या पॉसिबल है उतने सारे रूल्स को इतने कम टाइम में? क्योंकि जब आप कंपटीशन के फील्ड में उतर गए हैं तो बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं, कभी किसी के, कभी किसी, कभी बैंक पीओ, कभी बैंक क्लर्क, कभी SSC। तो पॉसिबल नहीं होता है सभी रूल्स को ग्रैस्प करो, सभी को दिमाग में रखना, फिर वहां फाइंड, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे भी टाइम कम रहता है, नर्वसनेस रहती है, तो उस समय अब ये इतने रूल्स फाइंड आउट करना, पढ़े तो हम रहते हैं बट रिकॉल नहीं कर पाते। तो हमारा अप्रोच जो होना चाहिए वो अपनी भाषा के अनुसार इसको ट्रांसलेट करके होना चाहिए, तो हमारे लिए थोड़ी इजी, और ये डेफिनेटली होता है। जैसे मैं राम से मिलने गया कल या परसों, तो राम ने बोला मैं बीमार हूं। राम ने, इसका ट्रांसलेशन मैं लिख रहा हूं, मुझसे कहा
बीमार, इन्वर्टेड कॉमा। ये राम का कथन है। मैं आपको आज आकर के बोल रहा हूं कि राम ने मुझसे कहा मैं बीमार। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। अब मैं इसी बात को दूसरे लहजे में कहूं कि राम ने मुझसे कहा कि वह बीमार है। तो इसमें हमको कोई इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लहजे में कह रहा हूं, अपने हिसाब से कह रहा हूं, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से कह रहा हूं कि राम ने मुझसे कहा कि वह बीमार है, मुझसे कहा था कि वह बीमार है। तो इसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो ना, ठीक है। राम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, ऐसा नरेशन कर दिया, या सेड टू भी रख सकते हैं, टोल्ड मी दैट कि ही वह, उसने मुझे कल कहा था कि वह बीमार है, तो आज के हिसाब से वो था हो जाएगा। दैट ही वॉज अनवेल। हो गया, नरेशन बन गया। तो आपको एग्जाम में कुछ ऐसा अप्रोच लगाना है। आप जानते हैं, आपने ट्रांसलेशन भी बनाए, आप सब कुछ जानते हैं। तो हम पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, दुनिया भर के रूल्स तो रट ही रहे हैं, बट हमें एक ये अप्रोच भी लगा करके, और ऐसे बहुत से रूल्स मैं अब आपको बताऊंगा, बहुत सारे टिप्स बताऊंगा जिसने मुझे भी हेल्प करा था बैंक पीओ क्रैक करने में। मैंने सन 2011 में IBPS और SBI एसोसिएट बैंक पीओ को क्रैक किया था। 3 बैंक, IBPS के थ्रू 2 बैंक और एक SBI एसोसिएट, और 2 क्लरिकल में हुए थे। मैंने क्लरिकल ज्वाइन भी किया था। तो मेरा अप्रोच यही था, बिकॉज उतने सारे रूल्स को आप एक बार नहीं याद रख सकते, और तो हम अपने अप्रोच को चेंज करके डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। सो हमारी तैयारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। तीसरी बात, जब आप कहते हैं कि हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है या मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो सवाल ये उठता है, कमजोर है ठीक है, आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ करना पड़ेगा दोस्त, और करने से हो जाएगा। सो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को करो, और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैंक पीओ, SSC जो भी हो, कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करो। इंग्लिश का डर मन से निकाल दो। इंग्लिश कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। इसको आराम से सीखा जा सकता है, आसानी से मेहनत करके सीखा जा सकता है, कम समय में भी सीखा जा, कम समय में किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन हाँ, आप इसको एक बार देखो जरूर, और कहीं भी आपको फायदा हो तो एक कमेंट जरूर लिख देना कि हाँ सर,
आपके इस कंटेंट से हमें ये फ़ायदा हुआ, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मुझे भी एक इशारा मिलेगा कि ये अप्रोच से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आपको सिखाना चाहिए। मैं सभी बताऊंगा आपको, नाउन प्रोनाउन एवरीथिंग, लेकिन जैसे मैंने आपको बेसिक बताया, फिर एक नरेशन का एग्जांपल दिया, आगे मैं आपको बैंक पीओ का ही एक सेट उठा करके उसका एक सेक्शन बना करके बताऊंगा कि कैसे इस अप्रोच से बनाना इजी होता है और कम समय में बन जाता है। आपका दिमाग वही रिएक्ट करता है जो इसमें भरा होता है। तो साइकोलॉजिकली कहीं वीक नहीं होना है। कंपटीशन हमारे आपके जैसे लोग ही निकालते हैं और कोई नहीं निकालता। और जो विनर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, 100% वो भी नहीं कर पाते। तो इसलिए बस चल पड़िए, और अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर डालिए। धन्यवाद।